साउंड टेक 7 एक्शन। आज का श्वेता जी आप क्या एक तरफा भाषण कवरेज चले जा रही हैं आप ये? अरे इतना गुस्सा नहीं होना है सर, आपको भी कम जीएसटी लगे कल से। आप भी कल खरीदोगे, मान लीजिए कि कोई आप दवाई लोगे, चर्चा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। उनको बोलने दीजिए। पर क्या मतलब मोदी जी का भाषण चलेगा पूरे दिन, फिर बीजेपी ही उस पर रिप्लाई देगी? गजब है ना। कल आप कोई भी अच्छी ने अपनी बात रखी है, रिप्लाई आप दीजिए। जी बोलिए। चलिए शुरू कीजिए गाली। हमने तो सुना था कि मोदी जी के भाषण पे विपक्ष रिप्लाई देगा, सत्ता पक्ष का ही भाषण शुरू करवा दिया आपने। खैर चलिए वापस आते हैं, आपकी मजबूरी होगी, वापस आते हैं। देखिए आज ये क्लियर हो गया कि सस्ता हो सकता था सब कुछ, लेकिन मोदी जी ने 11 साल से गब्बर सिंह टैक्स जो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अबे नाजिब दलाल 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 लगा रखा था, उस गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया लूटा, और जो नागरिक लूटो भाव चल रहा था आज वो नागरिक देवो भाव हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ट्रंप ने मुंह पे हमारे नौजवानों की नौकरी के थप्पड़ मारा है। जिस तरह से H1B वीजा के ऊपर के 60 से 70% जो हमारे लोग हैं वहां पर वीजा वाले जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वहां पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, आज उनकी नौकरी भी लटक गई और $1000 से $1,00,000 पर चला गया। कि जिस तरह से जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए। अरे भाई इतना ही अच्छा कर दिया था तो एक तरफा भाषण देने की क्या जरूरत थी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन दिक्कत यह है कि लूट मचा रखी थी टैक्स टेररिज्म से। एक 1 नेशन और 8 डिजिट्स का पूरा टैक्स था, 8 लेवल पर टैक्स लगता था। अभी भी राज्यों का कैसे हित होगा, 40% का सेस कौन लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं। बस आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। अरे भाई कफन के ऊपर किसने टैक्स लगाया था? जीएसटी। पूजा का सामान हो, दूध दही, स्कूल के आइटम्स हो, पेंसिल हो, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हो, पुरानी गाड़ी पे भी आपने टैक्स लगा दिया था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, SIR चल नहीं पाया, इसलिए चलो यही मेथड अपना लेते हैं। कल से मां शक्ति की उपासना का पर्व शुरू हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मां शक्ति से, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि इस कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी सी ताकत देना, मां इस बोगस सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है ये सरकार। हमारे युवा हथकड़ियां लगकर, बेड़ियां लगकर आते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। आज ये जिस तरह से H1B वीजा पर हुआ, 50% टैक्स का पर्ची हमारे माथे पर चिपका दी गई, और ये प्रधानमंत्री मां दुर्गा की उपासना की हर साल बात करते हैं। मां दुर्गा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस कमजोर प्रधानमंत्री को माता जी थोड़ी सी ताकत देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हालत ये है हमारे यहां पर कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सीमेंट के ऊपर 2014 में 170 रुपए का सीमेंट का कट्टा था, आज 400 रुपए का है। कौन से टैक्स बढ़ गए? सारी ACC की सीमेंट की कंपनियां खरीद कर अडानी को दे दिया आप लोगों ने, और उसके बाद टैक्स की बात करते हैं आप। आज हालत यह है कि गजब दोगले प्रधानमंत्री हैं। अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना यहां तक के हवाई जहाज, सब कुछ विदेशी लेकर बैठे हुए हैं। और कितनी देर सुनना पड़ेगा? देखिए मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए, और वो विदेशी मशरूम अगर अभी भी आप मंगा रहे हो, मुझे डाउट है कि आप मंगा रहे होंगे, तो विदेशी मशरूम विदेशों से मंगाना बंद कर दीजिए। वापस आता हूं, बहुत सारी कह रहे हैं कि साहब मैं पूरी तरह से आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अरे भाई 15 दिन 20 दिन पहले धीरे-धीरे आपने फ्री ट्रेड एक-एक करके मुद्दों पर आए, यूके के साथ किया। अब उनका भी तो हो गया ना इतना लंबा, मैम। अब मुझे भी तो मौका दीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तीन देशों के साथ 1 महीने में किया है। हाँ। चाइना के साथ भी किया है, यूके के साथ भी किया है। अभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 10 दिन पहले कॉटन के ऊपर 11% टैक्स था, पंजाब के कॉटन के ऊपर, वो 0% कर दिया। आलोक जी यहाँ पर नहीं, देखिए जो दो, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। इसके 2 पहलू है। पहला पहलू तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने खुद GST जब इंप्लीमेंट होने वाली बात आई थी तब उसका विरोध किया था, और बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किया। कहते कभी ये इम्पॉसिबल है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि GST मेरा
सब्जेक्ट भी नहीं है, और मुझे आज ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के सामने संकट है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें कही, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से मुझे लगता है कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। वो क्या करें, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ और बेचता हूँ, हाँ मैं बेचता हूँ। तो कल से मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो हमारे मित्र जो शर्ट पहने हुए हैं, क्या वो स्वदेशी शर्ट है या विदेशी शर्ट है, या मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मैं स्वदेशी कार खरीदूंगा या विदेशी कार खरीदूंगा, या जो एक मिनट मैंने बीच में बोला नहीं प्लीज। इसको कहते हैं थेथराई करना। अब देख मैंने बिहार की भाषा में नहीं, ठीक है मैंने बीच में तो बट मुझे मौका दीजिएगा इनको जवाब देने का। जली ना, तेरी भी जली ना। पिछले साल की अगर बात आप देखेंगे तो चाइना से हमारा इंपोर्ट 25% जंप किया है, 25%, एक साल में 25%। आज की तारीख में करीब $100 बिलियन के हम डेफिसिट पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो बिना चाइनीज रॉ मटेरियल के, चाइनीज टेक्नोलॉजी के, चाइनीज सामान के, यहाँ तक कि हमारे गुड्डे गुड़िया भी चाइना से आ रहे हैं। हमारे जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब हर दुकान पे लिख, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आना चाहिए, हर दुकान पे लिखा हो यहाँ चाइना से मिली हुई चीजें नहीं बनती हैं। तब तो मैं जाऊंगा स्वदेशी को, अगर मुझे स्वदेशी खरीदना है और मुझे नहीं पता कहां से वो चीजें मिली। मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज आपने कही स्वदेशी को लेकर, क्या आपने इसका अध्ययन किया है? क्या बिना चाइना के इंपोर्ट किए हुए हम आज स्वदेशी की दुनिया बढ़ सकते हैं? हम क्या करें, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? सामान बाहर से आएगा, हम सिर्फ असेंबलिंग करेंगे। हम मेड इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते? मेड इन इंडिया का मतलब यह होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी अपनी होगी, आपके लोग अपने होंगे, आपकी ब्रांडिंग अपनी होगी और आप उसको बनाएंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि एप्पल का सारा सामान चाइना बनाएगा, आप अपने यहां लाके सिर्फ उसकी असेंबलिंग करें। ये मेक इन इंडिया हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कहता हूं कि हम जिस चीजों के लिए कर रहे हैं, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? हम तो ट्रंप के बारे में कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब जब ट्रंप ने जिस तरीके से आपको H1 वीजा पे किया है, मतलब हर दिन वो आदमी ह्यूमिलिएट कर रहा है हमको। चा बाजार जो वहां पे फिर से सैंक्शन लगा दिया, रशिया से आप ऑली तो आपके खिलाफ सैंक्शन लग रहा, क्यों? तो इन सब चीजों पे गहन चिंतन की जरूरत उत्तर देने दीजिए, हो जाएगा। गलवान के बाद हमने बहुत सारी चाइनीज चीजों में बैन लगाया, तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान में चाइनीज इंपोर्ट घटना चाहिए। $40 बिलियन से बढ़ के $110 बिलियन हो गया है। वो क्यों बढ़ा? इस दौरान क्या हमने स्वदेशी के लिए अपनी जमीन तैयार की? क्या हमने एमएसएमई को मजबूत किया? बल्कि हमने जिस तरीके से नोटबंदी लागू किया, जिस तरीके से हमने जीएसटी को लागू किया, जिस पर हमने लॉकडाउन लागू किया, हमारी एमएसएमई की कमर टूट गई। आज तक कंजम्पशन नहीं बढ़ पाया, परेशान उसको। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आलोक जी, एक तो जो शहजाद की तरफ से आपके यानी यूपीए के कार्यकाल में कितना दर टैक्स का अलग अलग चीजों पर, सीमेंट का जिक्र उन्होंने किया, ये सारी चीजें, सैनिटरी पैड्स का मतलब महिला हेल्थ से लेकर हर चीज पर लेकर जो आरोप आप पर है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। और दूसरा जो स्वदेशी को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता आवश्यकता है इस समय की? मतलब कितने कदम बढ़ाए गए हैं वो तो है ही साथ में, लेकिन इस समय की आवश्यकता है या नहीं टैरिफ के दौर को देखते हुए? लगता है जी अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। देखिए, मुझे लगता है कि टैरिफ भी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और स्वदेशी में केवल ढोंग हो रहा है। पहले आंकड़े से ही शुरू करता हूं। 25% इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य रखा गया था 2017 में, उस समय पर 17% था। 2024 में वो घट के 17 से 16% हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस सरकार के टाइम में लगातार घट रहा हो, वो स्वदेशी का पाठ पढ़ाए देश को टीवी पर आकर। ये बड़ा दुख होता है कि ये कहां जा रहे हैं। वापस आता हूं, सीमेंट 162 रुपए का कट्टा था एसीसी का 2014 में, आज 390 रुपए का है। कोई सा भी गूगल करके आप में से चारों में से छांट ले कि दिल्ली के अंदर सीमेंट का कट्टा कितने का है, 50 किलो का। सरिये का, स्टील का रेट, मकान बनाना सस्ता हो जाए, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, जितने हैवी मेटल्स हैं 10-10 गुना बढ़ गए। स्टील 32 रुपए 12 mm का सरिया था, आज 57-58 रुपए का सरिया 12 mm का है। दुर्भाग्य यह है कि आंकड़े एक भी पता नहीं है। आज बात यह है कि सबसे पहली चीज यह है, 72 रुपए था, क्या था कट्टा,
नहीं, कौन बोला भाई बीच में? मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, बताइए जरा, कि थोड़ा सा इसका भी अध्ययन कर लेते। कुछ मत जानिए, आप बैठिए, आप बैठिए, शांति से सुनिए जरा, सीमेंट का बोरिया शांति से सुनिए जरा। अरे सुनिए ना भाई जरा, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा। हाँ ठीक है, बोलिए। अब आप चले जाइए इंदिरा जी के समय पे। आप लोगों को इतिहास में जीने की आदत है। अरे तो भाई, मुझे दिक्कत इस बात की है कि जीएसटी काउंसिल में 33%। अरे सुनो ना यार, कैलकुलेशन हर चीज आदमी के बीच में बोलते हैं यार। अच्छा, उनका डिफरेंट है ना, रुकिए बात सुन लीजिए। मैं चुप बैठ जाता हूँ। श्वेता जी को एक तरफा सोच चलाइए आप लोग। चुप हो रहा हूं मैं, आप बोलिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं इनको दोनों को। स्टूडियो में बैठा के आशुतोष जी के भी बीच में बोलेंगे, मेरे बीच में ही बोलेंगे। एबीसी पता नहीं। मैं पूछ लेता हूँ महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? संगीत रागी जी बता दीजिए। आप बोलिए, ठीक है, बताइए जरा। हाँ बताइए ना, आपका फॉर्मूला अलग है, वो अपना फॉर्मूला डाल रहे हैं। इतना ज्ञानवान बन रहे, बताइए महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताइए ना, आप आगे आलोक जी अपनी बात रखिए ना उसमें। आप दोनों ही बता दीजिए। श्वेता जी आप भी बता दीजिए। क्या कवाली बेइज्जती? हाँ, अपनी बात मैं रख रहा हूं, मेरी बात सुनिए शांति से। अपनी बात रख लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और बाकी सब स्टेट्स की होती है। वो वहां पर आम सहमति इसलिए बनाई जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। लेकिन जिस समय पर जीएसटी पहले आ रहा था तो कहा गया था, मोदी जी ने कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटिंग अगर होती है तो, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य ज्यादा थे, इसीलिए मनमानी चल रही थी। 50% पे सिंपल मेजोरिटी से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं, उसको पढ़े ये लोग, इसीलिए मनमानी करते रहे। जिस राज्य में जो चुनाव आया, बिहार में आया तो ऐसा कर दो, गुजरात में आया तो इस पे कम कर दो, ये मनमानी करते रहे। अब बिहार में चुनाव आया है, H1B वीजा से ध्यान भटकाना है तो मोदी जी आ गए। मैंने 4-5 आंकड़े दिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सीमेंट का कट्टा कितने का था, स्टील कितना था, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% से घटकर 16 हुआ कि नहीं हुआ? फिर स्वदेशी मोदी जी किस मुंह से कहते हैं? अरे भाई 11 साल में आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। आप आधार कार्ड के विरोध में थे, आप कंप्यूटर के विरोध में थे, आप एटीएम के विरोध में थे। आज H1B वीजा पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़ के मां दुर्गा से कि मां दुर्गा, इस कमजोर प्रधानमंत्री को ताकत दो कि ये कुछ बोल सके। अब मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो लोग कह रहे हैं स्वदेशी की बात कर रहे हैं, एक महीने पहले इंग्लैंड से इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर दारू इंपोर्ट करेंगे ये, और दारू के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से जो टैक्स है वो घटा दिया है। अरे विदेशी कारों को मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ के प्रमोट कर रहा है महाराष्ट्र का, और प्रधानमंत्री प्रवचन दे रहे हैं स्वदेशी। बताइए, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। स्वदेशी पे मेरा ये कहना, मैं आपके पास आऊंगी। स्वदेशी पे मेरा ये कहना ही है, स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी जो सबसे पहले इस देश के अंदर लागू हुआ 1903 में, जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में सावरकर जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। उसके बाद महात्मा गांधी आए, उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उसके बीच में अरविंदो भी थे। फिर आप बीच में अरविंदो भी थे। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आज हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो क्या हम फिर स्वदेशी कपड़ों की, स्वदेशी चीजों की होली जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? मेरा प्रश्न ये, संगीत रागी जी सवाल का जवाब दे दें कि क्या विदेशी कपड़े ये पहनेंगे नहीं पहनेंगे? ठीक है, आप बोल। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत से ही इसके नहीं, देखिए, इसी को कहते हैं ना कि किसी गंभीर मुद्दे को लूज टॉक में कन्वर्ट कर देना। स्वदेशी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जितनी विदेशी चीजें हैं उसका हम शुरू से तुरंत परित्याग कर देंगे। तब वो और बात थी जब गांधी जी के समय हम तुरंत नहीं करना। अरे मैंने तो सावरकर जी को तुरंत किया महाराज। तुरंत की बात नहीं है। अब आप सावरकर की बात नहीं मानेंगे। जितना धीरे धीरे भारत स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और 2011 से 2000 बढ़ने का हालत यह कि 2014 के बाद से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है गलवान के बावजूद भी। और आपने सबको, हर उस आदमी को जो चाइना से संपर्क किया उसको आपने देशद्रोही घोषित कर दिया। उस चाइना से, जिस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपसे शत्रुता का व्यवहार किया। बिल्कुल, जिसने यूरिया को भारत इंपोर्ट में एक्सपोर्ट प्रॉब्लम कर दी। मैं जानता हूं, यूरिया क्राइसिस आज भारत का मैं जानता हूं कि बेशर्मो शर्म करो शर्म। 1 मिनट में अपनी बात, क्लोजिंग कमेंट्स रखिए। देखिए, मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की बात हुई थी तो ऑक्सीजन के ऊपर भी अगर किसी ने जीएसटी लगाया था तो मोदी जी थे, और ये 1 नेशन और 6 टैक्स का फार्मूला था। यूसीसी, इन्हीं के लॉ कमीशन ने कहा कि जरूरत नहीं है,
और यूसीसी लाने से कोई नवाज शरीफ ने मोदी जी को नहीं रोका है। आज तक बिल प्रेजेंट हुआ हो तो उसकी कॉपी श्वेता जी मुझे भी पहुंचाइएगा। वाइस प्रेसिडेंट जिस देश में नजरबंद रहते हो और जिस देश में टेलीप्रॉम्प्टर जिससे मोदी जी आज पढ़कर बोले हैं भाषण, चेक करा लीजिए कौन से देश का बना हुआ, क्या वो स्वदेशी है कि नहीं है। गजब बेइज्जती है। मैंने अभी कहा कि कपास के ऊपर 11% टैक्स था और ये 50% टैरिफ के बाद हमने उसको 0% कर दिया और हम बात करते हैं स्वदेशी की। दुर्भाग्य यह है कि इनको विदेशी दारू चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें शराब मुख्य बिंदु है। गाड़ियों का प्रचार इनके प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी सब कर रहे हैं विदेशी गाड़ियों का, लेकिन आज क्योंकि H1B वीजा से ध्यान भटकाना है, क्योंकि जीएसटी के लिए पहले ही डिक्लेयर हो चुका था भाई, कि पहले ही हो चुका था 15 अगस्त पर, उसमें इतनी चर्चाएं हो चुकी थी। बाकी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, केवल ये है मोदी जी आप देश को भटकाइए मत, बरगलाइए मत। आपने जवाब नहीं दिया है अभी तक शहजाद जी, वो ये कि ध्यान भटका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।